नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 पे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सुबह गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हो रहा है आयोजन। बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है सम्मेलन का लक्ष्य। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा। गृहमंत्री आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह किशनगंज में पार्टी पद अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। साल 2018 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं और इसके तहत 10 करोड़ करीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर देंगे एक प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में किया जाएगा विमोचन। इस संग्रह का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। इस पुस्तक में नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होंगे शामिल। प्रधानमंत्री इस महीने की 27 तारीख को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टोक्यो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद बागची ने कहा, प्रधानमंत्री इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी करेंगे मुलाकात। भारत ने कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह का विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस मुद्दे को राजनयिक माध्यमों से कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे का आज अंतिम दिन। नड्डा आज राज्य के पद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोविड-19 महामारी के चलते 2.5 साल के अंतराल के बाद असम सीमा से लगते समुद्र जोंखर और गेलफू में भारत भूटान सीमा पर्यटकों के लिए ये फिर से खोली जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आयोजित एक औपचारिक समारोह में 21 सरकारी विभागों में करीबन 11,202 उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सरकारों से अगले महीने में पराली बिल्कुल ना जलाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने के लिए कहा गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि इस कार्य के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों में 6 अरब रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए मेसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ एक अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भारतीय नौसेना के बेड़े के परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस अनुबंध से स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला बारूद के देश में निर्माण को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में 19वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का करेंगे उद्घाटन। रेलवे ट्रैक परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की प्राथमिकता दे रही है भारतीय रेलवे। चालू वित्त वर्ष में अब तक पहले ही करीबन 1300 रूट्स किलोमीटर इसे पूरा कर लिया गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में कल से हो रही रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली NCR में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल किया बेहाल। जगह जगह सड़कों पर जल भराव।
उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, वर्षा से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण अनेक जिलों में आज 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। एम्स संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 217 करोड़ 24 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। और इसी अभियान के 615वें दिन शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड टीका। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक जिले को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर आज सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की गई। आज बॉम्बे हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला, जिसमें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति देने से इनकार करने के बीएमसी के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई करेगा। आरईसी को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम का दर्जा मिला। इस प्रकार आरईसी को संचालन और वित्तीय मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। 1959 में स्थापित आरईसी एक एनबीएफसी है जो देश भर में बिजली क्षेत्र को वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दे रहा है। लेन देन के डिजिटल तरीके रेल यात्रियों की जो यात्रा है उसे सुविधाजनक बना रहे हैं। ई कैटरिंग सेवा वर्तमान में 310 रेलवे स्टेशन पर करीबन 1700 से ज्यादा सेवा प्रदाता और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध है, जो प्रतिदिन औसतन 41,844 भोजन की आपूर्ति करती है, जिसमें 596 ट्रेनें और 3,000 से भी ज्यादा पीओएस मशीन उपलब्ध है। साथ ही साथ 4,316 स्थिर इकाइयां पीओएस मशीन के साथ मौजूद हैं। रेलवे ट्रैक परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की प्राथमिकता दे रही है भारतीय रेल। चालू वित्त वर्ष में अब तक पहले ही करीबन 1300 रूट्स का जो किलोमीटर है उसे पूरा कर लिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल सितंबर की अगर बात की जाए तो उसकी अवधि में रेलवे ट्रैक परियोजनाएं, जिसमें लाइनें, आमान परिवर्तन, मल्टी ट्रैकिंग की जो प्रगति है वो लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है उसमें। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में सूरजमुखी तेल का संकट गहरा गया, जिसकी वजह से इसके दाम में इजाफा हुआ। खरीफ सीजन में इसकी खूब बुआई की गई, जिसके वजह से इस साल सूरजमुखी का उत्पादन न सिर्फ लक्ष्य से ज्यादा बल्कि बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान। वहीं कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ सीजन में करीबन 1.40 लाख टन सूरजमुखी के उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। अगर तुलना की जाए वर्ष 2021 और 2022 से तो वो 1.12 लाख टन सूरजमुखी उत्पादन से 25% ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित 1.30 लाख टन के लक्ष्यों से भी करीबन 8% ज्यादा। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए नीतिगत दर में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की। उसने प्रमुख ब्याज दर को बढ़ाकर 0.5% किया, जो अब तक की 0 से 0.25% नीचे थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीटीएस इन्वेस्टमेंट वन प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के निवेश के बाद वाईकॉम 18 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के विलय को मंजूरी दी। सरकार की स्किल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने सैमसंग इंडिया के साथ एक स्किलिंग पहल के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य युवाओं की उद्योग प्रासंगिक कुशलता को और बढ़ाना और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस का उद्देश्य भविष्य की तकनीक हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और कोडिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग में 18 से 25 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें से करीबन 3000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना और कुशलता का विकास करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। एक्सप्रेस 100 में रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में।
भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। कुछ सदस्य देशों द्वारा चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर चिंता जताने के बाद भारत ने बचाव किया। ओला इलेक्ट्रिक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतरने की घोषणा की। कंपनी ने कहा इसकी शुरुआत नेपाल से की जाएगी। सोनी इंडिया ने स्वतंत्र समाचार एजेंसी पीटीआई को विशिष्ट डिजिटल इमेजिंग समाधान उपलब्ध कराने के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पर्यटन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाते हुए इसे जन उद्योग के रूप में विकसित किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए इससे रोजगार के अधिक से अधिक सृजन की संभावनाओं पर कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। ईडी ने ऋण धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 2,747 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति और बैंक जमा को जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्तियों में डॉकयार्ड, कृषि भूमि, व्यावसायिक संपत्तियां और बैंक जमा शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने तीनों देशों के बीच की द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब हम तीनों देश साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो कई क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों से निपटने में भी और अधिक प्रभावी होते हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के लिए रूस में आज से जनमत संग्रह शुरू हो रहा है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद जापोरिजिया क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। रूस नियंत्रित यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने रूस का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की। गौरतलब है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क संयुक्त रूप से डॉनबास इलाके का बड़ा हिस्सा है, जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे प्राथमिक आधार बनाया। उधर यूक्रेन ने जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर एक पुस्तक चर्चा में भाग लिया। अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री ने इस आयोजन के लिए इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण की कोई सीमा नहीं। ये विशेष रूप से न्यूयॉर्क में मजबूत है, जिसने 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम की मेजबानी की थी। डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की G4 बैठक में मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इत्र ब्रिक्स की एक बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशेष रूप से बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और नरेदी पंजोर को ब्रिक्स की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं ने यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मॉस्को को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। भारत ने आतंकियों को ब्लैकलिस्टिंग से बचाने के प्रयासों की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कारणों से आतंकियों को जवाबदेही से बचाने को गलत बताया। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति को और तेज करने पर सहमति जताई। उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार बेचने की अमेरिकी रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उत्तर कोरिया ने कहा उसने न तो कभी रूस को हथियार बेचे और न ही भविष्य में उसकी ऐसा करने की कोई योजना है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अजरबैजान पर आरोप लगाया कि वे आर्मेनिया के अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजरबैजान हर दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है और उसके द्वारा आर्मेनिया पर नए हमलों का खतरा भी बनाया हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए ताजा संघर्ष में करीब 200 सैनिकों की मौत हुई। इस संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई दशकों ने नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लड़ाई जारी है। यह हिस्सा अजरबैजान के अंतर्गत आता है, लेकिन 2020 तक ये जगह आर्मेनियाई लोगों से आबाद थी और पूरी तरह से उन्हीं के नियंत्रण में थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया का इरादा मैच को जीतकर सीरीज बराबर करने पर।
बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा की बैठक 18 अक्टूबर को मुंबई में होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बोर्ड के सभी सदस्य एसोसिएशन को मेल लिखकर इसकी जानकारी ली। बीसीसीआई की ये 91वीं एजीएम होगी। उसी दिन 5 पद अधिकारी पदों के लिए चुनाव भी होंगे। उसी दिन ये तय किया जाएगा कि आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधि कौन होगा। आईपीएल का फॉर्मेट अगले साल अपने पुराने फॉर्मेट में लौटेगा। टीम अपने घरेलू मैदान और विरोधी टीम के मैदान पर मैच खेलेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से अपने बराबर कर ली। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तूफानी पारी खेली। बाबर आजम ने नाबाद 110 और रिजवान ने नाबाद 88 रनों का योगदान दिया। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी बल्लेबाज रिची बैरिंगटन और आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए कप्तान बनाया गया उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस नागेश्वर राव को आईओए का संविधान संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी। जस्टिस राव की निगरानी में न सिर्फ संविधान का संशोधन होगा बल्कि उन्हीं की अगुवाई में आईओए के चुनाव का रास्ता तैयार किया जाएगा। टेनिस जगत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर आज देर रात अपने करियर का अंतिम मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। पिछले सप्ताह संन्यास का ऐलान करने वाले फेडरर अपना अंतिम मुकाबला लेवर कप में खेलेंगे। फेडरर अपनी आखिरी मैच में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाकर पुरुष युगल में उतरेंगे। फेडरर और नडाल का मुकाबला टीम वर्ल्ड के खिलाड़ी अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक साक से होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 2 अभ्यास मैच के लिए वियतनाम का दौरा करेगी। इस दौरे पर टीम 24 और 27 सितंबर को 2 मैच खेलेगी। नेशंस लीग में नीदरलैंड्स ने अपने शानदार खेल के सिलसिले को जारी रखते हुए पोलैंड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ने A4 ग्रुप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। नेशंस लीग में ही बेल्जियम ने रोमांचक मुकाबले में वेल्स को 2-1 से हराने में सफलता पाई। बेल्जियम की जीत में मिडफील्डर केविन डी ब्रायने अहम भूमिका में। विश्व चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर ग्रुप ए से रेलीगेट होने से खुद को फिलहाल बचा लिया। फ्रांस के लिए एम्बापे और ओलिवर जिरू ने गोल किए। स्ट्राइकर ओलिवर ने फ्रांस के लिए सबसे अधिक उम्र में गोल करने वाले फुटबॉलर बने। जिरू ने 35 साल और 397 दिन में फ्रांस के लिए गोल किया। संयुक्त राष्ट्र 23 सितंबर 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की। 23 सितंबर 1951 को विश्व फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसके उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज यानी 23 सितंबर को जयंती मनाई जा रही है। बिहार के जिला बेगूसराय में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वैसे तो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, पर हर कोई उनकी कविताओं का दीवाना है। आज के दिन सीमा चैटर्जी का जन्म 23 सितंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ। डॉक्टर चैटर्जी ने मुख्य रूप से भारत के पौधों के औषधीय गुणों का अध्ययन किया। भारत सरकार ने 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज के दिन अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म लाहौर में हुआ। ये वो वक्त था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। अभिनेत्री सोनल चौहान बॉलीवुड स्टार नागार्जुन के साथ उनकी आगामी एक्शन थ्रिलर द गोस्ट में स्क्रीन स्पेस करती हुई नजर आएंगी। अभिनेत्री एमा डीआरसी हाउस ऑफ द ड्रैगन के 6ठे एपिसोड में एडल्ट प्रिंसेस वेनेरा के रूप में डेब्यू करने के लिए तैयार। राजू श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। दिवंगत राजू श्रीवास्तव कंजूस मक्खी चूस फिल्म में आखिरी बार दिखाई देंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरी का निधन हो गया है। एक्टर कवलजीत सिंह ने भारती जाफरी के निधन की जानकारी दी। एक्टर के साथ बेहतरीन संगीतकार भी हैं टॉम। हैरी पॉटर का ऑडिशन देने पहुंचे और बन गए ड्रैको मैलफॉय। फिल्म स्टार आर माधवन की नई फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर आने वाली है, जिसको लेकर आर माधवन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट को लेकर पहले से ही बहुत एक्साइटेड था। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।